नमस्कार दोस्तों आज फिर एक और एसबीआई का मॉक जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। और करते हैं आज साथ में इस पेपर को सॉल्व। देखते हैं किस तरीके का जो पेपर है वो एसबीआई का रहने वाला है इस साल। देखिए, पहला जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है। और ये रीअरेंजमेंट एक बार आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद अरेंज करें, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स मेंशन करें। फिर अपन इस रीअरेंजमेंट को जो है वो करते हैं सॉल्व। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रीअरेंजमेंट क्या है, किस बारे में ये बात कर रहा है। पहले हम इस रीअरेंजमेंट को पूरा अरेंज करेंगे, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। देखते हैं मुझसे क्या कह रहा है। ए पार्ट में द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट इट वाज नोन दैट 8 people हैड बीन किल्ड एंड दे वर फार्मर्स एंड अ जर्नलिस्ट। यानी कि कितने लोग, लगभग 8 लोग जो है वो मारे गए हैं। ना ये जिसकी भी बात मुझसे कर रहा है, इसमें इसने एक वर्ड बोला है फर्दर। फर्दर ऑब्जर्व्ड का मतलब है पहले कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि आगे भी इसने कुछ और बात भी कही है। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए बी पर आते हैं। इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द गवर्नमेंट अ बेंच ऑल्सो। ऑल्सो वाला तो वैसे भी कभी फर्स्ट स्टेटमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि ऑल्सो का मतलब होता है आपने इससे पहले भी कुछ और बात की है। यानी कि बेंच ने और इससे पहले भी मुझे कुछ ऑर्डर दिया है, तभी यहां पर ये कह रहा है कि बेंच ने एक और चीज ऑर्डर में कही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में, ये पास्ट के टाइम की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्या कहा है, एक 24 घंटे का समय दिया है कि वो एक अपनी स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करें। ये मेरा एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। फर्दर मोर का मतलब भी यही होता है, आगे अगेन कुछ बात कहना ना। यहाँ पर आप एक पेयर बना सकते हैं। वो पेयर क्या है कि यहाँ इसने कहा है द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व। द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व का मतलब है यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, और फिर यहाँ आप कह रहे हैं फर्दर मोर। यानी कि ये एक पेयर मेरा बन गया कि आपके बाद ए के बाद जो है ना वो डी ही आएगा। फिक्स है कि ए के बाद डी का आना मैंडेटरी है। यहाँ आपने कहा है कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व और यहाँ पर आपने कहा है फर्दर मोर। रिलेट कर पा रहे हैं आप? फर्दर मोर का मतलब आगे और कहना। ठीक है, तो मेरा एक पेयर बन गया ए के बाद डी। नेक्स्ट अपन बोलते हैं द स्टेटस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू। अब देखिए आपने सी में क्या कहा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे गेव द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 24 आवर्स टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट से पहले अ आर्टिकल आ रहा है, और बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी नाउन से पहले अ आर्टिकल का या एन आर्टिकल का यूज करते हैं तो हम इसे पहले यूज करते हैं। फिर जब सेकेंड टाइम इस नाउन का हम यूज करते हैं तब हम इससे पहले किस आर्टिकल को लगाते हैं, द। तो यहां पर मुझे देखने को दिख रहा है द स्टेटस रिपोर्ट, और यहां मुझे दिख रहा है अ स्टेटस रिपोर्ट। यानी मैं ये भी श्योर हो गई कि सी जो है वो ई से पहले ही आएगा। यानी हम क्लियर कट हो गए ना कि अपना जो रीअरेंजमेंट है वो सी से ही स्टार्ट होगा। बिल्कुल श्योर हो गए। अब जरा एक बार अपन इसे अरेंज करते हैं। ये सबसे पहले कह रहा है सी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने थर्सडे को क्या कहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि आप 24 आवर्स में केस स्टेटस रिपोर्ट मुझे सबमिट करें। फिर आपने ई में क्या कहा है कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन। किसका आइडेंटिफिकेशन, जो अक्यूज था उसका आइडेंटिफिकेशन। किसमें, इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, जो कहाँ रजिस्टर करी गई है, लाखिमपुर खैरी वायलेंस में। यहां तक ठीक है। उसके बाद आप कहाँ आए, आप ए और डी का पेयर ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी आपका सी भी गया, आपका ई भी गया, ए और डी का पेयर मेरा ऑलरेडी बन चुका है। अब एक बार मुझे बी और देखना है। इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ, अब या तो मेरा बी यहां आएगा ई और ए के बीच में, और या फिर मेरा बी जाएगा डी के बिल्कुल बाद में। जरा देखते हैं। इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द गवर्नमेंट। देखो यहां पर ये बात कर रहा है बेंच की, और यहां पर स्टेट रिपोर्ट भी किसने गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने। और बेंच का मतलब ही क्या होता है, कोर्ट ही होता है। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट मेरे कोर्ट से रिलेटेड है, सी बी, ई बी और बी बी। यानी बी का जो यूज है ना वो मुझे सी और ई के बाद में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट मेरे से किसकी बात कर रहे हैं, ये तीनों स्टेटमेंट मेरे से कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया है, एक ऑर्डर उसने मुझे सी में दिया था। सी, ई और बी रिलेट हो गए। उसमें आपने ए में कहा कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, फर्दर ऑब्जर्व, और फिर आपने डी में कहा फर्दर। हो गया आपका रीअरेंजमेंट। सबसे पहले सी,
देन ई, देन बी, देन ए एंड डी। चलिए इस बेसिस पे हम हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखते हैं। हम एक काम करते हैं, अपना रीअरेंजमेंट वापस से स्क्रीन पर भी लिख लेते हैं ताकि उस अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे पाए। सबसे पहले सी था, फिर ई था, फिर बी था, फिर ए था और फिर डी था। चलिए इस अकॉर्डिंग करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये मुझसे पूछ रहा है तो सेकंड कौन है, ई। फिर ये मुझसे पूछ रहा है थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कौन है, बी। फिर ये मुझसे पूछ रहा है फिफ्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ कौन है, डी। फिर ये मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है सी एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, ए। तो ये एक रीअरेंजमेंट था जो बेसिकली क्वाइट इजी था। रीअरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा है, अगर आप कहीं अटक जाएं तो आप क्या बना ले, पेयर बना ले। पेयरिंग से बहुत इजी हो जाता है बैंकिंग के रीअरेंजमेंट को सॉर्ट आउट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे क्या कह रहा है, देखिए ये एक और टाइप का रीअरेंजमेंट है जो हम अगेन यहाँ पर कर रहे हैं और हमें ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हमने ना लास्ट वाले सेशन में किया था एक रीअरेंजमेंट जिसमें उसने मुझसे सिर्फ वर्ड्स हिलाने के लिए कहा था। यहाँ पर क्या है, एक पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है। इसे हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी विद इन अ सेंटेंस ही आपको इसे अरेंज करना है। ठीक है, पीक्यूआरएस जैसा ही है ये, ठीक है लगभग। तो ये पीक्यूआरएस में एक के नीचे एक स्टेटमेंट लिखे होते हैं, यहाँ इसने मुझे एक सिंगल लाइन में सारे स्टेटमेंट लिख के दे दिए। इसे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब जब इस टाइप के रीअरेंजमेंट हम कर रहे होते हैं ना, तब हम बेसिकली सबसे पहले क्या देखते हैं, वो वाले अल्फाबेट को देखते हैं जो दो या दो से ज्यादा में रिपीट हो रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट ए ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से, फिर सी से, देन डी से। तो मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो सी से अरेंज हो रहे हैं, तो जरा एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, कुछ ऑप्शंस आप स्टार्टिंग में काट भी सकते हैं। जैसे आप अपना रीअरेंजमेंट एंड से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी ए से नहीं कर सकते, आप ए ऑप्शन को काट दो। ठीक है, फिर देखते सी से क्या मैं अपना रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने देखा द ग्रोइंग वाइल्ड बोर population has become a social issue. Now growing wild boar population, ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। ये क्या बन चुका है, एक सोशल इशू बन चुका है। बिल्कुल मैं अपना रीअरेंजमेंट सी से स्टार्ट कर सकती हूँ। अब मुझे देखना है सी के बाद मैं ए बोलूं या सी के बाद मैं डी बोलूं। तो यहाँ पर आपने हैज बिकम के बाद अ सोशल इशू बोला है, तो अ सोशल इशू आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके तुरंत बाद आप द फिजिकल कंडीशन नहीं बोल सकते ना, दोबारा एक और नाउन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, वो भी द आर्टिकल के साथ। यानी सी के बाद डी तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब सी के बाद ए बोलकर देखो, तो हैज बिकम अ सोशल इशू एंड इट्स फीडिंग। अभी जो इट्स वर्ड है ना, ये इसी ग्रोइंग वाइल्ड बोर पॉपुलेशन के लिए इसने यूज किया है। इट्स फीडिंग कैरेक्टरिस्टिक वुड अफेक्ट, बिल्कुल सी के बाद ए आ सकता है। अब ए के बाद डी चेक करें, वुड अफेक्ट किसको अफेक्ट करने की बात कर रहा है, फिजिकल कंडीशन को और एक प्लांट की स्पीशीज को। और उसके बाद क्या हम बी बोल सकते हैं, कॉम्पोजिशन कहाँ की स्पीशीज है, ये कॉम्पोजिशन इन साउथ कोरियन फॉरेस्ट, यानी साउथ कोरियन फॉरेस्ट की ये स्पीशीज है। यानी कि मेरा बी अरेंजमेंट जो है ये बिल्कुल सही से बैठ गया है। क्या मैम मैं डी और ई चेक करूं, नहीं, अब आपको ये दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, क्या इसमें भी हम कुछ ऑप्शंस को कट कर सकते हैं, या हम एक काम करते हैं ना, दो ऑप्शन मुझे ए से दिख रहे हैं और दो ऑप्शन मुझे सी से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हम क्या ए से अपना स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे बोल रहा है स्टडीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन विद इन, हाँ बिल्कुल आप इससे अपना स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या मैम हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल पैटर्न्स ऑफ जीन फ्लो, हाँ आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ए से और सी से दोनों से ही अपना स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अब हम किसको बेटर ऑप्शन लें, तो आप एक काम करा करें, ऐसे रीअरेंजमेंट में लास्ट ऑप्शन को सही मानते हुए ऊपर की तरफ अपन चलेंगे। यानी अपन एक काम करते हैं, ए को फर्स्ट ऑप्शन मानते हुए डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो स्टडीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन विद इन, एक तो अंदर एंड अमंग पॉपुलेशंस, और एक कहा पॉपुलेशंस के बीच में, विद इन एंड अमंग बिल्कुल सही बैठ रहा है। पॉपुलेशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, अब एन अपॉर्चुनिटी के बाद टू अंडरस्टैंड, देखो एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि मैं श्योर हो गई कि डी के बाद जो बी पेयर है ना, ये बिल्कुल सही है। यानी इस हिसाब से डी ऑप्शन अभी तक सही चल रहा है। पॉपुलेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड लोकल अडेप्शन एंड, अब आप सी बोले पोटेंशियल पैटर्न्स, एक तो क्या बोल रहा है, ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी कर रहा है किसको, अंडरस्टैंड करने को, लोकल अडेप्टेशन। और दूसरा क्या कर रहा है, पोटेंशियल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है, किसमें, जीन फ्लो के। यानी कि डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही बैठ गया। अब क्योंकि डी सही बैठ गया, तो क्या ये तीनों मुझे चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है फिर मुझे दो ऑप्शन सी से दिख रहे हैं,
चेक कर ले, सी फर्स्ट हो सकता है क्या? ओशनिक आइलैंड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अब आप चेक करें क्या सी के बाद डी है, सी के बाद ए? तो मैंने क्या कहा, लास्ट से चेक करते हुए चले, सी के बाद पहले डी बोले, क्या आप फॉर के बाद तुरंत ऑफ बोल सकते हो? दो प्रेपोजिशन नहीं बोल सकते ना, यानी आप इस ऑप्शन को तो काट दें। अब आप सी के बाद ए बोलकर देखो, तो ओशनिक आइलैंड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूनिक असेंबलेज, यानी किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? अपने यूनिक असेंबलेज के लिए। किसकी यूनिक असेंबलेज? यानी स्पीशीज की, उनकी गैदरिंग की, उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। सी के बाद बिल्कुल सही बैठ रहा है ए, बी लगाकर देख ले, एंड आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज। बिकॉज के बाद रीजन, बिकॉज के साथ ऑफ आता ही है, बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ के बाद नाउन आता है, देयर आइसोलेशन, बिल्कुल सही बैठ गया, यानी मेरा ए ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। नाउ यू डोंट हैव टू चेक दी अदर ऑप्शन, हमारा यहाँ एक एक मिनट भी कीमती है, तो हम इसे टिक करके बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस स्टेटमेंट में मुझे चारों ही ऑप्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, तो क्योंकि चारों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो अपन कट कर सकते हैं? ठीक है, या फिर अपन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं, कोरियन वाइल्ड बोर्स बिकॉज ऑफ देयर, सही बैठ रहा है, कोरियन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, ए से स्टार्ट हो सकता है। सी को देखते हैं, सी बोल रहा है, सी में स्टार्ट हो रहा है मैमल से, मैमल हाउएवर दे समटाइम। अब मैमल तो सिंगुलर लिखा है और यहां पर दे लिखा है, यानी इस दे के लिए कोई नाउन है जो आप इससे पहले यूज कर चुके हैं, यानी सी से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। डी देख लें, प्रॉब्लम्स बाय इन्वेडिंग फार्म्स एंड ईटिंग द क्रॉप्स, ये प्रॉब्लम्स की बात तो कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे पहले अगेन इसने मेरे से, क्योंकि बोल रहा है प्रॉब्लम्स किसके द्वारा, फार्म्स के, तो यानी आगे मुझसे बात कर चुका है कि किसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, यानी मैं डी से भी स्टार्ट नहीं कर सकती। बी पर आते हैं, अडेप्टेबिलिटी आर अ वाइड स्प्रेड। अब अडेप्टेबिलिटी अगेन सिंगुलर है और आप यहाँ पे आर का यूज कर रहे हैं, यानी अगेन आप आर के लिए एक नाउन प्लूरल जो है वो आगे बोल चुके हैं, यानी आप बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब या तो ए ऑप्शन सही है या तो ई ऑप्शन सही है। ए को एक बार चेक कर लेते हैं, कोरियन वाइल्ड बोर्स बिकॉज ऑफ देयर। अब बिकॉज ऑफ देयर के बाद मैमल नहीं बोल सकते, क्योंकि देयर के बाद मैमल कैसे आएगा, नहीं बोल सकते ना। और चलो बोल भी लिया तो आगे आप बोल रहे हो हाउ एवर दे, कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, ये हाउ एवर दे किसके लिए आ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा, यानी हम यहां से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब या तो आप ये ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक वापस कर लो, कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे। कोरियन वाइल्ड बोर्स बिकॉज ऑफ देयर अडेप्टेबिलिटी, सही बैठ रहा है, यहाँ पर ये देयर वर्ड किसके लिए आ रहा है, कोरियन वाइल्ड बोर्स के लिए, और ये आर भी वर्ब किसके लिए आ रही है, कोरियन वाइल्ड बोर्स के लिए, नेम इन एपोजिशन हो गया ना ये, तो आर भी किसके लिए यूज हो रही है, इसी नाउन के लिए। आर अ वाइड स्प्रेड लार्ज मैमल हाउ एवर दे, अब ये दे फिर किसके लिए आ रहा है, अगेन कोरियन वाइल्ड बोर्स के लिए। समटाइम्स कॉज, क्या कॉज करते हैं कभी कभार, प्रॉब्लम्स, काई की प्रॉब्लम्स, बाय इन्वेडिंग फार्म्स एंड ईटिंग द क्रॉप, यानी मेरा ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी जो सेंटेंस मेरा लिखा हुआ है वो ऑलरेडी अरेंज है। चलिए नाउ अगेन आप वीडियो को एक बार स्टॉप करके और इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड आउट करें और फिर इसके क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करें, फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट जरूर करें ताकि आपको ही पता चले कि आपके आंसर सही है या गलत है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को, ये किसके बारे में हमसे बात कर रहा है। ये कह रहे हैं ओवर द लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर से अब तक अगर हम देखें तो जो WHO है यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी बिजी रहा है, हैज बीन बिजी। अभी कहाँ बिजी रहा है, इन एंड डैश एफर्ट, किसी ना किसी एफर्ट में बिजी रहा है। अब वो एफर्ट कौन सा है वो आगे चल के कोई ना कोई क्वेश्चन अपन को इस फिलर का मिल जाएगा। अब ये एफर्ट थे किसके लिए, तो टू कैलकुलेट द ग्लोबल डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19, यानी कोविड-19 से जितना ग्लोबली डेथ हुए हैं, जितनी मृत्यु हुई है, उनको कैलकुलेट करने में जो है ये बिजी रहा है। दिस एफर्ट, ये जो एफर्ट इसने लगाया है कैलकुलेशन में, हाउ एवर हैज इंडियाज हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट अप इन आर्म्स, यानी इसने, इस एफर्ट ने इंडिया की जो हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट है उसे क्या कर दिया है, अप इन आर्म्स कर दिया है। अब ये अप इन आर्म्स का जो मतलब है ना, ये मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। अप इन आर्म्स एक इडियम है और इसका मीनिंग क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगे। ग्लोबली फ्रॉम एन एस्टिमेटेड, अब ये जो ग्लोबली इसने एस्टिमेट किया था किसकी, डेथ रेट को, क्योंकि यही तो कैलकुलेट कर रहा था, वो लगभग कितनी थी, 6 मिलियन डेथ्स थी।
WHO नाउ एस्टिमेट, देखो पहले तो इसने इतना एस्टिमेट लगाया था, लेकिन ये कह रहा है अब जो WHO ने एस्टिमेट किया है इन डेथ्स को, वो कितनी निकली, टू बी क्लोजर टू ऑलमोस्ट ट्रिपल द नंबर, यानी ये जो नंबर आया था ना 6 मिलियन, इसका लगभग 3 गुना निकली है। इंडिया, डीपली अफेक्टेड बाय सक्सेसिव कोविड-19 waves, is not delighted with this revision। ये कह रहा है कि जो इंडिया है ना, वो WHO ने जब ये जो नंबर रिवाइज करके हमें दिया है, जो हमें 3 गुना बताया है कोविड-19 की जो लहर आई थी उसमें डेथ का रेशियो, इससे इंडिया जो है ना ये खुश नहीं है, मतलब इंडिया इस रेट को नहीं मानता। आगे पढ़ते हैं क्यों नहीं मानता। सेवरल न्यूज रिपोर्ट्स हैव पॉइंटेड, कई न्यूज रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि काफी बड़ा गैप है, ये सिग्निफिकेंट गैप है किसमें, इंडिया कोविड-19 स्टोरी में सिग्निफिकेंटली अंडर रिपोर्टेड मोर्टालिटी फिगर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंडिया ने अपने मोर्टालिटी फिगर में कई जो डेथ है ना वो रिपोर्ट ही नहीं की है, ऐसा मानना है WHO का। यानी इसने कहा है इंडिया ने कई जो नंबर है हमसे मोर्टालिटी फिगर का, वो हमसे क्या किया है, छुपाया है। द अनरिलीज WHO एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय, ये जो अनरिलीज WHO का एस्टिमेशन आया है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, बाय लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट्स, कई एक्सपर्ट्स लगे हैं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के जिन्होंने इस डेटा को जो है वो प्रिपेयर किया है, बट हैव लेफ्ट इंडियाज हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट पर्टर्ब, लेकिन इन्होंने इंडिया के हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट को क्या कर दिया है, पर्टर्ब कर दिया है। पर्टर्ब का मीनिंग क्या है, ये भी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। with its strong objections to these estimate, लेकिन जो इंडिया है ना वो इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर रहा है, इंडिया मानता ही नहीं है कि हमारे यहाँ इतनी डेथ हुई है। वाई, क्यों नहीं मानता भाई इंडिया, देखते आगे पढ़ते हैं। बिकॉज एज इन दीज फिगर्स, क्योंकि इंडिया का कहना है कि ये जो फिगर्स रिलीज किए हैं WHO ने, इंडिया वुड हैव हैड क्लोज 4 times द कोविड-19 डेथ्स रिपोर्टेड, यानी कह रहा है कि इंडिया ने बल्कि 4 गुना लगभग करीब से जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है वो दी थी। अ फिगर दैट वेरीज हाईली फ्रॉम इंडियाज प्रीवियसली सेल्फ रिपोर्टेड फिगर, और ये कह रहा है इंडिया ने जो पहले खुद की सेल्फ रिपोर्ट फिगर दी थी उससे खुद ने इसने जो है ना 4 गुना आगे बढ़ा करके रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। तो यानी इंडिया कह रहा है कि मैंने जो स्टैटिस्टिक्स जारी किए थे वो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किए थे। दिस वुड मेक इंडिया टेली ऑफ कोविड-19 डेथ अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली, और ये जो सर्वे है या ये जो डेटा है, इस हिसाब से जो इंडिया है वो कोविड-19 डेथ रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 पर आता है। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया इज इन सीरियस डिसएग्रीमेंट, हाँ इस बात की कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि इंडिया जो है इसे डिसएग्री करता है, वो नहीं मानता है कि हम नंबर 1 पे आते हैं, वो नहीं मानता है कि हमारे यहाँ इतनी डेथ हुई है। विद द WHO प्रिपेयर्ड कोविड-19 मोर्टालिटी एस्टिमेट, किसे नहीं मानता है, जो WHO के द्वारा कोविड-19 की जो मोर्टालिटी एस्टिमेट्स आए हैं उसे इंडिया बिल्कुल बर्खास्त करता है, खारिज करता है, नहीं मानता इस रिपोर्ट को। इनफैक्ट इट्स कंटिन्यूड ऑब्जेक्शन, ये जो कंटिन्यू ऑब्जेक्शन इंडिया ने लगाए हैं, हैव बीन होल्डिंग बैक द, इसने ग्लोबल WHO रिपोर्ट को वापस बनाने के लिए मजबूर किया, यानी कई ऑब्जेक्शंस इंडिया ने लगाए कि इसे वापस रिवाइज की जाए। द आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड बाय इंडियाज हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट, इंडिया के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट लगाए गए, इंडिया की हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा जो लगाए गए थ्रू अ पब्लिक क्लैरिफिकेशन इज दैट, क्या था ये था कि आपने ओवर एस्टिमेट किया है, यानी आपने फिगर कुछ ज्यादा ही बता दिया है, एंड द मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड इज इनकरेक्ट, और ये जो सर्वे आपने बताया ये क्या है, एकदम इनकरेक्ट है। द न्यू एस्टिमेट्स ऑल्सो टुक इनटू अकाउंट, ये जो नई आपने स्टैटिस्टिक्स जारी की है किसकी, अनकाउंटेड डेथ की, जो कि आपने कहा है कि हमने काउंट नहीं किया, बट ऑल्सो डेथ्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, और साथ ही साथ जो कोविड-19 में डेथ रिजल्ट्स आए हैं, ये सारे न्यू एस्टिमेट जो है वो आपने अकाउंट किए हैं, यानी कि वो अकाउंट में लिए गए हैं, जो पहले हमने काउंट नहीं किए थे वो भी, और जो डेथ के रिजल्ट सामने आए थे वो भी। जैसे ये एक एग्जाम्पल कह रहा है, मिलियंस हु कुड नॉट एक्सेस के, भाई कौन कौन से थे जो पहले नहीं आए थे, पहले वो नहीं आए थे कई मिलियंस जो एक्सेस ही नहीं कर पाए, जिनको केयरिंग ही नहीं मिली, जिनका कोविड-19 डायग्नोस ही नहीं हुआ, यानी ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, या फिर वो कोविड-19 केसेस ओवरवेलमिंग हेल्थ सर्विसेज, जिन्हें कोविड-19 की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड
नहीं हुई। मेथोडोलॉजिकली फॉर दिस एस्टिमेशन लेड बाय ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल एक्सपर्ट्स के द्वारा ये जो लगाया गया एस्टिमेशन है इज अनलाइकली टू बी फॉल्टी। क्या कहा वो इंडिया ने कि ये क्या है, सरासर झूठ है, फॉल्ट है, झूठा है, ये हमारे इतनी डेथ रेट्स नहीं है। इंडियाज डिसएग्रीमेंट्स विद द मेथोडोलॉजिकली कैन बी इजिली एड्रेस थ्रू कंसल्टेशन, और कई कंसल्टेशन इंडिया ने की है, उसके बाद इंडिया जो है वो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को क्या करता है, डिसएग्री करता है। ये एक कॉम्प्रीहेंशन था। चलिए इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज WHO रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19 एंटेल। मतलब ये कह रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग जो WHO है उसने जो है ना क्या एस्टिमेट लगाया था, क्या रिवाइज्ड एस्टिमेट लगाया था ग्लोबल डेथ का, जो पहले आया था और जो बाद में इसने रिवाइज किया है उसमें इसने क्या एस्टिमेट लगाया था। तो इसने ये बताया था, देखिए इसने फर्स्ट वाले पैसेज में यानी फर्स्ट पैराग्राफ में एक बात की थी, कैलकुलेट की थी कि ये जो एफर्ट है इंडिया के, ये क्या है, ग्लोबली एस्टिमेशन जो हुआ है वो 6 मिलियन पहले था, लेकिन अब जो एस्टिमेट लगाया वो क्या कहा कि वो इससे क्या हो गया है, 3 गुना, यानी 6 का 3 गुना अगर मैं करूं तो ये कहना चाह रहा है 18 मिलियन डेथ पर ये पहुंच चुका है, 18 मिलियन की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रॉपर एंड टाइमली वैक्सीनेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मोर डेथ। नहीं, इसने यहां पर इलाज की तो कोई बात की नहीं थी। इंडिया हैड एन इनसिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स। हाँ, इंडिया के इनसिग्निफिकेंट नंबर्स तो थे, लेकिन इंडिया के इनसिग्निफिकेंट नंबर जो थे वो बाद में आए थे। कितने आए थे वो इसने मुझे सी ऑप्शन में दिया है। ग्लोबली जो डेथ टोल था वो अप्रोक्सीमेटली कितना था, 18 मिलियन। कहा था ना 3 गुना, तो माई सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। डी भी पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये, इन इंडिया मेन कॉज जो था डेथ का वो था लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल एक्सेस। नहीं, इसने कहा था कई लोग पहुंच ही नहीं पाए थे, ये कह सकते हैं, पर ये मेन कॉज नहीं है डेथ का। कॉज तो इसने बहुत सारे बताए हैं, इसने बहुत सारे नंबर मुझे बताए थे यहाँ पर कि ये कैलकुलेट नहीं हुए हैं, पर इसे कारण नहीं बताया है डेथ का। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम WHO एस्टिमेट ऑफ इंडिया कोविड-19 डेथ टोल। यानी इसने मुझे कहा है कि इंडिया का जो ये एस्टिमेशन आया है कोविड-19 का, इससे आप क्या इन्फ्लुएंस निकालते हैं, मतलब आप इसको कैसे जज करते हैं कि ये क्यों आया है। तो यहां पर इसने मुझे कहा था कि इंडिया का जो डेथ रेट आया है, देखिए ये आपको इस लाइन की फर्स्ट, इस पैसेज की, इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या दिख रही है कि ये इन्फ्लुएंस क्या बताता है कि इंडिया का जो डेथ आया है वो ग्लोबली हाईएस्ट आया है, अमंग द हाईएस्ट है। ये इन्फ्लुएंस इससे निकलता है। ऑप्शन देखें, फास्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की पूरे कॉम्प्रिहेंशन में बात नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द नेशन, बिल्कुल एक वन ऑफ द नेशन है जिसमें हाईएस्ट नंबर था कोविड-19 डेथ रेट का, यानी बी ऑप्शन सही है। सी पढ़ते हैं, इंडिया कुड हैव सेव्ड मेनी लाइव्स इफ द मेडिकल स्ट्रक्चर वाज रोबस्ट। इसने लाइफ को सेव करने की तो कहीं बात नहीं कही है, बल्कि कई जाने जाने की बात हर जगह कही है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि 2 ऑप्शन हम कट कर चुके हैं। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रिस्पॉन्स टू WHO। WHO को इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, कब, जब ये डेथ टोल रिवाइज होकर आया था, मतलब इंडिया के लिए कहा गया था ना कि इंडिया की रिपोर्ट सही नहीं है, इसके बाद इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था। तो हमने पढ़ा था कि इंडिया ने हर जगह WHO का जो ये एस्टिमेशन है इसको गलत प्रूव किया है, और ये जो पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, ये बिल्कुल इसी को जाता है कि नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया ने इसको डिसएग्री किया है। कोविड-19 की जो ये WHO ने मोर्टालिटी एस्टिमेट निकाला है इसको, इनफैक्ट इंडिया ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं WHO की रिपोर्ट पर। इंडिया ने बताया है कि हमारा हेल्थ एस्टिमेशन जो है हमने भी वो आप बिल्कुल एक बहुत सर्वे करने के बाद ये निकाला था, और आपने जो बताई है रेट्स वो सारी ओवर एस्टिमेटेड है। प्लस इंडिया ने जो मेथोडोलॉजी आई थी इसकी WHO की, उसे भी क्या बताया था, इनकरेक्ट बताया था। इन सबको देखते हुए इस ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इन इट्स काउंटर एक्शन, यानी काउंटर एक्ट क्या किया था इंडिया ने, इंडिया ने क्या डिनाई की थी WHO की रिपोर्ट, बिल्कुल डिनाई की थी।
बिल्कुल मना ही कर दिया था कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट गलत है। इंडिया कंटेंट्स दैट डब्ल्यूएचओ हैज एग्जैगरेटेड द कोविड डेथ टोल। बिल्कुल इंडिया ने बिल्कुल माना है कि डब्ल्यूएचओ ने बढ़ा चढ़ाकर मुझे डेथ टोल दिया है, यानी कि इतने नंबर्स जो है वो बढ़ा चढ़ा कर दिए हैं, ये भी सही है। और जहां दो ऑप्शन सही हो जाते हैं ना, वहां वैसे ही ऑल ऑफ दीज ही टिक होता है। पर एक बार सी को वापस पढ़ लेते हैं। इंडिया डज नॉट एक्सीड टू डब्ल्यूएचओ क्लेम एंड सेज। इंडिया ने डब्ल्यूएचओ के क्लेम को नहीं माना और ये कहा कि जो रिपोर्ट है वो उसमें क्या है, गलती है, रिपोर्ट की टेक्निक्स में जो है वो गलती है। बिल्कुल ये बात भी सही है। इंडिया ने क्लेम किया था कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। यानी कि 12th में हम क्या आंसर टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। सारी ही इन्फ्रेंसेस, सारे ही इंडिया के रिस्पॉन्स डब्ल्यूएचओ के लिए सही है। व्हाट इज द वेरिएशन इन द डब्ल्यूएचओ न्यू एस्टिमेट, यानी डब्ल्यूएचओ के नए एस्टिमेट में क्या वेरिएशन आए थे इंडिया की डेथ रिपोर्ट को लेकर, यानी जब इसने अपनी रिपोर्ट वेरी की तब उसमें क्या चेंजेस आए थे, ये कह रहा था। देखिए यहां हमने जब इस पैसेज की बात की थी ना, तब यहां पर इसने अगेन ये कहा था कि ये जब रिपोर्ट चेंज होकर आई तब भी जो इंडिया का एस्टिमेशन था डेथ रेट का, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा था। देखो ये कह रहा है ना, द न्यू एस्टिमेट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट फॉर्मली अनकाउंटेड डेथ, यानी अब तो इसने वो डेथ्स भी ले ली जो पहले काउंट नहीं हुई थी, बट ऑल्सो साथ ही साथ वो डेथ भी ले ली जो कोविड 19 के इम्पैक्ट के कारण हुई थी, यानी इसके हिसाब से तो डेथ रेट बल्कि और बढ़ गई। तो यानी द लेटेस्ट एस्टिमेट इज ऑल्सो कंसिडरिंग डेथ विच आर रिजल्ट ऑफ कोविड 19 इम्पैक्ट। बिल्कुल जो कोविड 19 के इम्पैक्ट से बाद में डेथ हुई ना, वो भी इसने कंसिडर कर ली। यही बोली थी इसने पहले, नहीं डब्ल्यूएचओ हैज अपॉइंटेड न्यू मेंबर ऑफ पैनल, नहीं नए मेंबर्स तो इसने अपॉइंट किए नहीं किए, ये मुझे कहीं पे भी कॉम्प्रिहेंशन में इसके बारे में बात नहीं है। दिस टाइम डब्ल्यूएचओ इज टेकिंग इन अकाउंट दोज डेथ्स विच आर ओनली फ्रॉम, नहीं ओनली तो नहीं है, क्योंकि यहां पर इसने ये भी कहा है कि कोविड 19 की तो ली है, साथ ही साथ फॉर्मल अनकाउंटेड डेथ भी ली है, तो सिर्फ कोविड 19 की लिए ये हम नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो गया। डब्ल्यूएचओ इज इम्पीटेड पावरफुल कंट्रीज फॉर इंटरफेयरिंग, नहीं इंटरफेयर तो किसी का भी डब्ल्यूएचओ ने नहीं लिया था। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे बात कर रहा है कि इन पैसेज में ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। देखते हैं। ऑथर इज डाउटफुल अबाउट द ग्लोबल एक्सपर्ट्स लेड। ऑथर क्या डाउटफुल था यहाँ पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स की मेथोडोलॉजी को लेकर? हाँ बिल्कुल ऑथर यहाँ पे डाउटफुल था, क्योंकि यहाँ पे ऑथर इंडिया ही जो डब्ल्यूएचओ की हर चीज पर डाउट कर रहा था, उनके हर सर्वे पर डाउट कर रहा था। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एग्रीज विद द न्यू मेथोडोलॉजी। क्या इंडिया एग्री कर चुकी थी ये जो नए चेंजेस आए थे, नई मेथोडोलॉजी आई थी? बिल्कुल, टू एस्टिमेट कोविड 19 की डेथ रिपोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट, क्या बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ था नंबर ऑफ डेथ रेट्स में? क्या डेथ रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी? तो डेथ रेट्स तो सबसे ही ज्यादा बढ़ गई थी, यानी थर्ड ऑप्शन तो सही है ही। ये मेरे से क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ट्रू नहीं है? देखो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया ने एग्री कहीं पर भी नहीं किया था डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को, और ऑथर डाउटफुल तो बिल्कुल भी नहीं था। ऑथर तो श्योर था कि जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ही गलत है, माना ही नहीं था, डाउट तो किसी केस में था ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत और ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। बाकी थर्ड बिल्कुल सही है कि नई रिपोर्ट के हिसाब से जो डेथ रेट है उसका इंक्रीमेंट बहुत ही ज्यादा हुआ था। चलिए ये अपने कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि आपके बोल्ड लेटर्स के एंटोनिम और सिनोनिम्स से रिलेटेड है। जरा देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अप इन द आर्म्स इडियम का जो मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। देखिए अप इन द आर्म्स का क्या मतलब होता है कि आपने आर्म्स यानी कि आपने आर्म्स एंड अम्यूनिशंस हथियार उठा लिए हैं। अप यानी ऊपर, आपने आर्म्स जो है वो अपने हाथों में ले लिए हैं, यानी कि आप लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो, आप विद्रोह करने के लिए तैयार हो चुके हो। तो अप इन द आर्म्स जो इडियम होती है नेगेटिव सेंस में यूज होती है, विद्रोह करने के लिए, लड़ने के लिए। ऑप्शंस की मीनिंग देखें। देखें डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, यानी कि हम हार्ड वर्कर्स को डिलीजेंट वर्ड से जानते हैं। तो आप इन्हें हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, हार्ड वर्कर्स भी कह सकते हैं, आप इन्हें इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं, यानी कड़ी मेहनत करने वाले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिलीजेंट कहते हैं।
तो industrious is basically synonym of diligent and hard workers are also synonym of diligent. Rebel का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना. Harmonious का मतलब होता है harmony, यानी कि पीस, शांति बनाए रखना. Annoyed का मतलब होता है परेशान होना. तो यहाँ पर up in the arms का क्या मतलब हो गया? Rebel, यानी कि क्या करना? विद्रोह करना. नेक्स्ट बढ़ते हैं. ये मेरे से एंटोनिम पूछ रहा है किस वर्ड का? पर्टर्ब्ड का. अब पर्टर्ब्ड का मतलब मुझे पता हो. पर्टर्ब्ड का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज की चिंता करना, यानी चिंतित होना, परेशान होना, है ना. चिंतित या परेशान वर्ड को हम क्या कहते हैं? पर्टर्ब. अब मुझे इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो चिंतित परेशान का एंटोनिम क्या हो जाएगा? शांत रहना. ऑप्शंस के मतलब देखते हैं. इन्फ्लेट का मतलब होता है किसी भी चीज में इन्फ्लेट करना, यानी हवा भरना. तो बेसिकली ये जो वर्ड है ना, ये हवा भरने से रिलेटेड है. किसी भी चीज में हवा भरने को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेट कहते हैं. सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है डिवाइस. अब डिवाइस का क्या मतलब होता है? डिवाइस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए ना नए नए तरीके निकालना, यानी कि नए नए तरीके से काम को करना इज नोन एज डिवाइस. डिवाइस मेथड्स कहते हैं ना अपन. डिवाइस मेथड मतलब रेनोवेशन, किसी चीज में चेंजेस करना इज दैट. काम का मतलब शांति हो गया. नाउ फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट? लेगार्ड. लेगार्ड का क्या मतलब होता है? लेगार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो बाकियों से पीछे चल रही है. यानी आप अभी क्या हो? आप अंडर परफॉर्मर हो. पीछे पीछे आप चल रहे हो, धीरे धीरे आप चल रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बाकियों से क्या है? पीछे है. यानी अगर बाकियों की 18 पॉइंट्स है तो आपके अभी 14-15 पॉइंट्स ही है. यू आर लैकिंग बिहाइंड इन द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू अदर परफॉर्मर्स. ठीक है, उसे हम कहते हैं लेगार्ड. तो यहाँ पे पर्टर्ब का मतलब चिंतित से था, तो इसका राइट आंसर एंटोनिम क्या हो जाएगा? शांत रहना, दैट इज काम. आगे बढ़ते हैं. ये मेरे से बोल रहा है मोस्ट सुटेबल वर्ड आपको बताना है जो ब्लैंक में आ सकता है. अब पैसेज के ब्लैंक की लाइन हम एक बार वापस देख लेते हैं. क्या थी? ये लाइन थी कि ओवर द लास्ट ईयर, यानी पिछले साल से अगर हम बात करें, तो जो WHO है वो काफी बिजी रहा है. किसके अंदर? इन एंड डैश एफर्ट. कौन से एफर्ट्स की मेरे से बात कर रहा है? तो उन एफर्ट्स को जरा अपन देखते हैं कि ये मेरे से किन एफर्ट्स के बारे में बात कर रहा है. तो ये मेरे से कह रहा है, पहले ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे. प्रिवेलेंस का क्या मतलब होता है? तो प्रिवेलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचलन, यानी ये चीज है ना बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है, यानी कि मैं ट्रेंडिंग वर्ड जो है ना वो प्रिवेलेंस का सिनोनिम बोल सकती हूँ. तो समथिंग विच इज इन ट्रेंड इज नोन एज प्रिवेलेंट. नाउ इंस्टेंसेस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंस बोलते हैं ना अपन, एग्जाम्पल देने के लिए हम इंस्टेंस वर्ड का जो है वो यूज करते हैं. अब अनप्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? कि जो पहले नहीं हुआ ना वो अब हो रहा है, यानी ऐसी कोई चीज जो आज से पहले कभी नहीं हुई, शॉकिंग है, मतलब अब हो रही है यार, वो चीज कहलाती है अनप्रेसिडेंट. और इनएक्सोरेबल का क्या मतलब होता है? इनएक्सोरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसे रोकना आपके बस में नहीं है, आपसे नहीं रुक रही है, यानी इम्पॉसिबल टू स्टॉप. चाहे वो व्यक्ति हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को रोकना, किसी भी चीज को रोकना आपके बस में नहीं हो, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट भी आप कह सकते हो. किसी भी चीज को रोकना अगर आपके बस में नहीं है, उसे क्या कहते हैं? इनएक्सोरेबल. अब अपन अपने ऑप्शंस पे वापस जाएं, तो ये सेंटेंस मुझे कह रहा था कि जो WHO है ना वो बिजी रहा है किसमें? एफर्ट्स में. और ये एफर्ट्स कौन से हैं? ये एफर्ट्स कौन से कहलाएंगे? ये एफर्ट्स है अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट्स यानी जो आज से पहले कभी नहीं हुए. क्योंकि देखो इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में WHO के शॉकिंग रिजल्ट्स ही आए हैं, जो आज से पहले रिजल्ट्स कभी नहीं आए. तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनप्रेसिडेंटेड. नेक्स्ट चलते हैं. ये मुझसे डायग्नोसिस का क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है. अब डायग्नोस का मतलब होता है किसी भी चीज का पता करना, फाइंड करना. वैसे बेसिकली डायग्नोस वर्ड जो है ना वो किसी कॉज या प्रॉब्लम का कारण पता करने के लिए होता है. टू फाइंड द रीजन ऑफ अ कॉज या टू फाइंड द रीजन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी अगर आप बीमार वगैरह हो गए हैं तो बेसिकली आप क्यों बीमार हुए हैं उसको डायग्नोस कहते हैं, है ना. यानी किसी चीज का कारण पता करना क्या कहलाता है? डायग्नोस. अब ये मुझसे इसका सिनोनिम पूछ रहा है. पहले ऑप्शंस के मीनिंग देखें. वर्डिक्ट का मतलब भी क्या होता है? पता करना कि भाई इसने गलती की है कि नहीं की है. हॉल्ट का क्या मतलब होता है? हॉल्ट का मतलब होता है किसी काम को अगर आप कर रहे हो ना, किसी भी एक्शन को, तो उस एक्शन को करते करते आपने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, यानी आपने थोड़ी देर के लिए उस एक्शन को रोक दिया है, तो शॉर्ट स्टॉप कहते हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले लेना इज नोन एज व्हाट? हॉल्ट. फिर बात करते हैं डेडलॉक का क्या मतलब होता है. डेडलॉक का मतलब ये होता है कि आपके सामने है ना दो, एक तरीके से मान लो दो ग्रुप्स हैं,
अपन दो ग्रुप्स कह सकते हैं ना, दो ग्रुप्स हैं जो बेसिकली है ना किसी भी दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, जो बेसिकली मेरे किसी है ना नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, मतलब इनके बीच में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, अभी भी सोच ही रहे हैं, कुछ हाँ बोल रहे हैं कुछ ना बोल रहे हैं, मतलब दे आर नॉट टूवर्ड्स द डिसीजन, डिसीजन आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ना, अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही रहे। और अपोज का मतलब तो आप जानते हैं विद्रोह करना यानी ऑपोजिशन, तो यार डायग्नोस का मतलब होता है पता करना, तो वर्डिक्ट का मतलब भी तो क्या होता है, पता करना ही होता है ना, तो डायग्नोस का सिनोनिम क्या हो गया, वर्डिक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये मुझसे ग्लोबल का एंटोनिम पूछ रहा है, ग्लोबल का मतलब होता है सब जगह, वर्ल्ड वाइड को हम ग्लोबल कहते हैं, है ना, तो सब जगह, यूनिवर्सल तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, जेनरिक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। कॉमन का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लोकल, लोकल यानी जो सीमित जगह पर रहे, और ग्लोबल यानी जो सब जगह पर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन था। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे बेसिकली एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड है, अब इन एरर स्पॉटिंग को भी आप मुझे पहले करेंगे, देखिए अगर आप मेरे से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ना, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि भाई आपने कहाँ गलती की, उससे आप ज्यादा सीखोगे। चलिए इस एरर स्पॉटिंग को करते हैं। मोबाइल फोन्स पिंग सिग्नल्स, बिल्कुल सही है, मोबाइल फोन पिंग सिग्नल्स, कहाँ पिंग करते हैं ये सिग्नल, पिंग का मतलब होता है जोर जोर से आवाज आना, मोबाइल सिग्नल्स की, है ना, फोन सिग्नल्स की, टू नियर बाय कम्युनिकेशन टावर से आना, अलाउइंग बोथ, कहा किसको अलाउ करता है, यूक्रेनियन को और रशियन को। अब बोथ क्या आप बात कर रहे हो, बोथ का यूज किसके प्लूरल के लिए होता है, तो यूक्रेनियन और रशियन दोनों की बात करेगा, तो बोथ का जो पेयर वर्ड होता है ना, बोथ के साथ और का यूज नहीं होता, बोथ के साथ हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं ना, बोथ एंड होता है, क्लियर। ऐसी बिटवीन के साथ में भी एंड ही आता है, तो यहां पर बेसिकली मेरी एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चीफ मिनिस्टर सेड दैट गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड, सही है, पैसिव है, इनडायरेक्ट स्पीच है, पास्ट टेंस में आएगी, तो चीफ मिनिस्टर सेड दैट, ठीक है, गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म भी है, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू के बाद एवरी, अब एवरी के बाद जो नाउन आता है ना वो सिंगुलर आता है, तो एवरी हाउस होल्ड नहीं होगा, सिंगुलर लिखना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, एवरी हाउस होल्ड, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो अगेन मेरी एरर कौन से पार्ट में हो गई, टी पार्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है एविडेंस सजेस्ट, एविडेंस सिंगुलर है, सजेस्ट बिल्कुल सही है, दैट चिल्ड्रन हु, अब हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, बेसिकली जिसका एंटीसीडेंट कौन है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंगेज बिल्कुल सही लिखी है। इन अर्ली एंड प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज, अब दो की आप बात कर रहे हो, engaged in early and play based learning activities, have भी सही है, have better developmental outcomes than those, अब अगेन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट कौन है, दोज है, और दोज कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो दोज के लिए आएगी ना, इस एंटीसीडेंट के लिए आएगी, तो यहाँ डजंट कैसा आ सकता है, दोस्त तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, डोंट आएगी, तो एरर कौन से पार्ट में हुई, डी पार्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं, द ऑपोजिशन पार्टी सेड दैट, अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा, दैट नाइदर द आर्मी, अब नाइदर का पेयर वर्ड और होता है क्या, नहीं, नाइदर का पेयर वर्ड क्या होता है, नॉर होता है ना, तो ये तो बहुत इजी एरर थी, नाइदर के साथ हम किसका यूज करेंगे, हम नाइदर के साथ नॉर का यूज करेंगे, तो बेसिकली एरर कौन से पार्ट में हुई, बी पार्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये मेरे से, ये ना एक अलग टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिलर्स हैं, जहां पर देखो बेसिकली हम जब फिलर्स करते हैं ना तो एक ही ऑप्शन सही बैठता है, यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस इस एक ही फिलर में सही आएंगे, और इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मल्टीपल ऑप्शंस अगर सही है ना तो वो सिनोनिम होने चाहिए, यानी कि आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम आने चाहिए, इनका मीनिंग आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो बोथ कंट्रीज मस्ट इंश्योर मोर डैश एफर्ट्स टू ब्रिंग दोज एग्रीमेंट्स टू अ फाइनल इन द नियरेस्ट फ्यूचर, ये कह रहा है दोनों कंट्रीज इस बात को इंश्योर करती है क्या करने के, कि जो एफर्ट्स हैं इन सारे एग्रीमेंट्स को क्या करने के, इन एफर्ट्स को साथ में लाने की, यही कहना चाहेगी, तो साथ में लाने को कलेक्टिव तो कहते ही है। अब आप देखें यहाँ पे कलेक्टिव का और कोई मीनिंग या और कोई सिनोनिम बैठा है क्या, तो उसके लिए मुझे कंसर्टेड और इग्निटेड का क्या है मीनिंग आना चाहिए, तो जरा अपन इनके मीनिंग्स की एक बार बात कर ले, तो कंसर्टेड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का साथ में काम करना, यानी ऐसा कोई भी काम जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा साथ में किया जाए उसे क्या कहते हैं, कंसर्टेड कहते हैं। और इग्निटेड का मतलब होता है कहीं पे भी आग लगाना, यानी ऐसा कुछ भी चीज करना जिससे आग लग जाए, यानी टू स्टार्ट बर्निंग समथिंग इज नोन एज इग्निशन, बोलते हैं ना अपन, इग्निशन,
मोस्टली फायर के लिए यूज होता है। तो टू स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज व्हाट, इग्निटेड। अब यहाँ पर एफर्ट्स आग लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। साथ में लाने के लिए होंगे एग्रीमेंट्स को, तो कलेक्टिव भी सही है और कंसर्टेड भी, क्योंकि दोनों आपस में सिनोनिम है। दोनों का मतलब क्या होता है, साथ में काम करना, है ना, गैदर होकर काम करना। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट, तो यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेशनल वीक हैज ग्रेट डैश इन द आईज ऑफ पेट्रियोटिक इंडियंस। ये जो नेशनल वीक था, ये कई पेट्रियोटिक इंडियंस की आंखों में क्या था, एक इंपॉर्टेंट वीक था। यही बात आई। अब इंपॉर्टेंट तो दिख रहा है, क्या इन दोनों का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट ही तो होता है ना। सिग्निफिकेंस इज व्हाट, वाइटल, इंपॉर्टेंट, ये सब आपस में क्या है, सिनोनिम्स ही तो है। लेकिन हाँ, जो इंसेंटिव वर्ड है ये इंपॉर्टेंट के लिए नहीं यूज होता। तो इंसेंटिव का क्या मतलब होता है, इंसेंटिव यानी ऐसी कोई भी चीज जो मैं आपको दूं और जिससे आपको क्या मिले, एनकरेजमेंट मिले, यानी समथिंग विच एनकरेजेस यू इज नोन एज इंसेंटिव। वो पैसे की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई वस्तु की फॉर्म में भी हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं, इंसेंटिव कहलाते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन आपस में क्या है, सिनोनिम, जिनका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो अगेन माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बिकेम इंटरवेंट। क्या हो गई ये सोसाइटीज और इकोनॉमीज, इंटरवेंट। अब इंटरवेंट का क्या मतलब होता है मैम, इंटरवेंट का मतलब होता है जब भी कोई दो वस्तु या कोई भी दो चीज इतनी क्लोजली रिलेटेड हो जाए, या ना, यानी इनमें इतना क्लोज कनेक्शन हो जाए, क्लोजली कनेक्टेड हो जाए कि आप इन्हें सेपरेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, उसे कहते हैं इंटरवेंट। यानी इंटरमिंगल हो गई हैं, एकदम आपस में एक दूसरे से इतनी क्लोज कनेक्ट हो गई हैं। क्लोजली इन द डैश ऑफ शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, यानी ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, जहां सोशल और इकोनॉमीज जो है वो पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, वो मेरे से पूछ रहा है। तो ऑप्शंस के मीनिंग देखे पहले। तो रेपरकशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक तरीके से अनप्लेजेंट इफेक्ट, यानी आपको ये जो इफेक्ट है ना, ये पसंद नहीं आया है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं किसी चीज का दुष्प्रभाव निकलना। आपने तो अच्छा प्रभाव सोचा था, आपने अच्छा इफेक्ट सोचा था, लेकिन ये इफेक्ट कैसा आया है, दुष्प्रभाव आया, अच्छा नहीं आया है। अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज रेपरकशन। नेक्स्ट वर्ड है परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने की कोशिश करना, यानी किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ करना इज नोन एज व्हाट, परस्यूट। कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हैं टू गेन समथिंग या टू अचीव समथिंग इज नोन एज परस्यूट। नेक्स्ट है विविड। मैम विविड का क्या मतलब होता है, विविड का मतलब होता है कि मेरे दिमाग में इस चीज को लेकर एकदम क्लियर पिक्चर है, व्हेन आई एम क्लियरली, यानी क्लियर माइंडसेट है मेरा, अपन बोलते हैं ना क्लियर माइंडसेट है, मैं एकदम इसको लेकर के बिल्कुल क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है, वो विविड होता है। अब ये कह रहा है सोसाइटीज और जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, वो क्या हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा परस्यूड, यानी मैंने अभी क्या कहा था, कुछ पाने की कोशिश कर रही है। क्या पाने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो क्लोजली कनेक्ट हो जाए और ग्लोबली शेयर कर सके। अचीव ही तो करने की कोशिश कर रही है ना, ये क्या कोशिश अचीव करने की, पूरी ग्लोबली साथ में कनेक्ट करने की। ठीक है, तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन यहाँ बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा है, तो यानी ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग द फ्यूचर लीडर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर, इनको ट्रेन करना, फ्यूचर लीडर्स को, कहाँ के फ्यूचर लीडर्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, इन द डैश इवॉल्विंग लॉजिस्टिक सेक्टर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क अहेड। है ना, इसका अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में नहीं आया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रैपिडली, ब्रिस्कली और स्विफ्टली, ये तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, और इन तीनों का मतलब होता है जल्दी जल्दी या तेजी से। तो स्विफ्टली का मतलब भी रैपिडली, ब्रिस्कली का मतलब भी रैपिडली। तो जब तीनों ही सिनोनिम है तो ऑल ऑफ दीज तो आएगा ही आएगा। चिल्ड्रेन हु टेस्टेड पॉजिटिव, यानी बच्चे जो क्या रिजल्ट आया जिनका पॉजिटिव, हैव बीन डैश, वो अपने पेरेंट्स से क्या कर दिए गए हैं। अब जो पॉजिटिव आए हैं उन्हें पेरेंट्स से दूर ही किया गया होगा ना, तो सेपरेटेड तो सही है। अब चेक करते हैं बाकी दोनों का क्या मतलब होता है। तो जो डिस्टिंग्विश मतलब होता है ना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पता करना, यानी किसी के बीच में डिफरेंस पहचानना, अंतर पहचानने को अपन डिस्टिंग्विश करते हैं, है ना। तो अंतर पहचानने का मतलब सेपरेट करना तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब व्हाट इज माइरेट, ये मेरे लिए एक नया वर्ड है। माइरेट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत बड़ा अमाउंट, यानी कि जब किसी की संख्या, नंबर में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो। अपन कहते हैं ना, मैं तो गिन ही नहीं पाया, इतने लोग आए थे, लाखों हजारों की तादाद में आए थे, गिन ही नहीं पाए कितने हैं। तो अनगिनत जिसको अपन कहते हैं ना, बहुत बड़ी संख्या में गिनना ही मुश्किल हो जाए, उसे कहते हैं क्या, माइरेट। तो यहाँ पर ये मतलब भी नहीं है, तो दूर रखने की बात कर रहा है। तो माई राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सिर्फ सेकेंड सही है। तो आई विल टेक व्हाट,
डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अगेन इंटरचेंज है बोल्ड वर्ड्स का, यानी आपको ये पहचाना है कौन से बोल्ड वर्ड्स है जो इंटरचेंज होंगे। अब इन क्वेश्चंस को भी कैसे करना होता है, ये क्वेश्चन में भी आप पहले वो ऑप्शन ढूंढे जो रिपीटेड है। देखो ए जो है ना वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो मैं ये चेक करूंगी क्या मैं ए और इसको बाय ऑप्शन ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इन ऑप्शंस में ही अगर इंटरचेंज है तो ठीक है, क्या ए और सी इंटरचेंज हो सकते हैं, क्या ए और डी इंटरचेंज हो सकते हैं, ये चेक करना है। ठीक है, तो लैपटॉप्स नेम क्रॉस कम्स फ्रॉम लैब, लैपटॉप का जो नाम है वो कहां से आया है, लैब से, यानी ये है ना बिल्कुल सही लिखा है। ए तो नहीं हिलेगा, अब ए नहीं हिलेगा तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एंड इट वॉज डीम्ड प्लेस टू बी प्रैक्टिकल। अब यह है ना टू बी से आप देखें, टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, और थर्ड फॉर्म कहाँ लिखी है, ये रिप्लेस, और थर्ड फॉर्म कहाँ लिखी है, यूज। अब चेक करो क्या यूज सही लिखा है क्या, तो टू बी डैश ऑन अ पर्सनल लैब व्हेन बीइंग यूज, जब उसे क्या किया गया, यूज किया गया लैपटॉप पर, इंसान की लैब पर। ठीक है, यानी यूज तो बिल्कुल सही है। टू बी प्लेस्ड, यहां पर इसको इंटरचेंज अपन कर सकते हैं। अब चेक करो क्या प्रैक्टिकल वर्ड यहां आ सकता है, एज इट वॉज डीम्ड प्रैक्टिकल टू बी प्लेस्ड ऑन अ पर्सन लैब, यानी बी और सी जो है वो चेंज होंगे। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, फटीक हैज अ रिपोर्ट। फटीक का क्या मतलब होता है, फटीक का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम, जब आपको थकावट हो जाए उसे हम फटीक कहते हैं। हैज अ रिपोर्ट एज अ वेग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम्स हमेशा डिफिकल्ट होती है, यानी बी तो नहीं मिलेगा। फॉर डॉक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। यानी अब मैं सिर्फ इन दो को चेंज करके देखती हूँ, बोल के देखूं। फटीक हैज अ रेप्यूटेशन, सही है, फटीक की रेप्यूटेशन कैसी है, बहुत ही बेकार है। वेग का मतलब है अनक्लियर रेप्यूटेशन है, बिल्कुल अनसर्टेन रेप्यूटेशन है। एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी डिफिकल्ट है, किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं। एंड मेनी पीपल विद फेटिक, और कई लोग जिनको फेटिक है, टू नॉट रिपोर्ट, वो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं करते हैं। यानी ए और डी जो है वो बिल्कुल इंटरचेंज होंगे। तो आज जो है वो आज वाले सेक्शन में हम अगेन आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए थे जो कि अगेन नए पैटर्न पर बेस्ड थे, यानी कि जो आपको अगेन बताएंगे कि आपके एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और नए टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपके एसबीआई क्लर्क के पेपर से डेफिनेटली करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इन सेट को बहुत ध्यान से वापस एनालाइज करें, बहुत अच्छा आपका पेपर इंग्लिश का जो है वो जाएगा। चलिए आगे एक और पेपर के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।